देखो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा था हमारा। उसमें हम 4 पढ़े थे, RLBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो, अभी तक जितना भी सॉल्यूट था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। उसको तुम जितना मोल तुम ऐड करते थे उससे तुम मोलैरिटी चाहे मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, फॉर्मूला में डाले, तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड डाल दें, चाहे CaCl2 डाल दें, चाहे MgSO4 डाल दें, चाहे वैसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जो सोल्यूशन में जाकर अपने आयंस में टूट जाए, तो जैसे वो आयंस में टूटेगा तो जितना पार्टिकल हम ऐड किए थे, क्या सोल्यूशन में उतना ही पार्टिकल होगा या फिर चेंज कर जाएगा? तो तुम्हारा आंसर होगा चेंज कर जाएगा। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो किस तरीके से चेंज करता है। इसको पहले हम स्टडी करते हैं अच्छे से। ठीक है, समझना इसको। हम हेडिंग दे रहे हैं हम लोग कि डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। सब भूल जाओ अभी, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लिक्विड सॉल्यूशंस, इसको कोई मतलब नहीं है। सिंपली जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसको हम देखते हैं, इसके बाद अपने आप निकल कर आ जाएगा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। मान लो ए नाम का कोई सॉल्यूट है, मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो पानी में ऐड करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस, यानी 2 पार्टिकल मिला। सोडियम क्लोराइड का 1 पार्टिकल तुम पानी में ऐड किए तो तुमको Na प्लस और Cl माइनस 2 पार्टिकल मिला। CaCl2 को अगर पानी में ऐड करोगे तो 1 कैल्शियम मिलेगा, 2 क्लोराइड आयन मिलेगा। कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हो तो या तो वो डिसोसिएट होगा या तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो हम मान कर चल रहे हैं कि मान लो A नाम का कोई पार्टिकल है जिसको हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, और सॉल्वेंट में ऐड करते ही ये ब्रेक कर गया अपने पार्टिकल्स में और टूट कर N पार्टिकल्स दिया। कितना पार्टिकल दिया? N, है ना। तो हम लिख रहे हैं A बराबर NB, हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि अलग अलग पार्टिकल है तो सबको एक साथ हम कैसे लिख दिए। तो सिंपली हम लिख रहे हैं कि मान लो A जो है वो N नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया और उस पार्टिकल का नाम है P, सिंपली। ठीक है, A का एक मॉलिक्यूल N पार्टिकल में टूट गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मान लो हम लोग इनिशियली स्मॉल a मोल ऐड किए हैं A का, तो उस समय कितना है? 0 है। लेकिन फाइनली क्या होगा? A हमारा टूटेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि A कितना टूटेगा। अगर सोडियम क्लोराइड रहता है तो सोडियम क्लोराइड तो 100% टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा तब वो 100% नहीं टूटेगा, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहां पे आ जाएगा। तो सपोज करिए कि A का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A जो है वो अल्फा है, तो A में से पड़ा हुआ है आपका A अल्फा टूटेगा और ये बनेगा Na अल्फा। ठीक है बच्चों, तो एक बात बताओ, जो आपने मोल ऐड किया वो कितना था? वो तो A मोल था। और जो मोल प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन में, चाहे तुम यूं बोलो कि जो मोल हमारा फाइनल है जो सॉल्यूशन में है वो टोटल कितना है? A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, ये हमारा फाइनल मोल हो गया। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम होता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या नाम होता है उसका? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर ये क्या होता है? तो ये सिंपली रेशियो होता है, बहुत आसान सा चीज होता है। वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? तो सॉल्यूशन में जितना मोल मौजूद है सॉल्यूट का, और उसको तुम डिवाइड कर दो उस मोल से जो तुम ऐड किए हो, उसी को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। कहने का मतलब I क्या हो जाएगा? I जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है वो हो जाएगा N फाइनल डिवाइडेड बाई N एडेड, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, इस पे और हम इलाबोरेट करेंगे, इसको और भी बहुत तरीके से लिखा जाता है। फिलहाल अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो N फाइनल कितना आ गया? N फाइनल इन दोनों का एडिशन, यहाँ माइनस साइन होगा, सॉरी। N फाइनल हो गया A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा डिवाइडेड बाई, शुरू में कितना मोल था? शुरू में था स्मॉल a मोल। जैसे डिवाइड करोगे क्या रिजल्ट आ गया? 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा आ गया। यानी कि हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां से अल्फा कॉमन हो गया, N माइनस 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। ध्यान से देखो तो, अगर तुम इस रिएक्शन में डेल्टा एन अगर निकालो, डेल्टा एन जैसे डेल्टा Ng हम निकालते थे थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन यहाँ गैस नहीं है, सब पे लगेगा ये। तो डेल्टा एन निकालोगे तो प्रोडक्ट में कितना पार्टिकल है? N पार्टिकल, माइनस रिएक्टेंट में कितना है? 1।
तो डेल्टा एन बराबर n माइनस वन। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो i आया, i बराबर है ना 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन हो गया। i बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन। जहां पे डेल्टा एन क्या है, तो डेल्टा एन हमारा n माइनस वन है। जहां पे n क्या था बच्चों, n, तो n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो a का एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में टूट कर देता है। जहां पे n क्या था, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ A in the solution आफ्टर डिसोसिएशन, है ना। डिसोसिएशन के बाद A का n नंबर ऑफ पार्टिकल आता है, ठीक है। और जब तुम I निकालोगे तो I बराबर होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन। जहां पे डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है n माइनस वन। n माइनस वन का मतलब क्या हुआ, जितना पार्टिकल दे रहा था उससे एक कम, जितना पार्टिकल दे रहा था उससे एक कम, ठीक है। कहने का मतलब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बोला कि सोडियम क्लोराइड के लिए आई लिखो, ध्यान देना आई पे भी और हम काम करेंगे। अभी सिंपली आई हम क्या बताएं, आई जो है वो रेशियो है किसका, फाइनल मोल का और जो मोल ऐड किए हो उसका। कहने का मतलब हमारा मोल जितना गुना से चेंज कर गया उसी को हम आई बोलते हैं। एन एडेड क्या था, इनिशियल मोल। एन फाइनल क्या है, सॉल्यूशन में ऐड करने में टूट कर जितना मोल आ गया टोटल पार्टिकल्स का, सारे पार्टिकल्स का जोड़ के, वो हो गया फाइनल मोल। और उन दोनों का रेशियो हमारा आई हो गया, ठीक है। तो अगर सोडियम क्लोराइड के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या है, n माइनस वन। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो कितना पार्टिकल देगा, 2 आयन देगा, एक Na प्लस एक Cl माइनस, 2 आयन देगा, है ना। तो n का वैल्यू सोडियम क्लोराइड के केस में 2 हो गया, तो 2 में से 1 घटा दो तो यहाँ पे 1 इंटू अल्फा आ जाएगा। अगर हम फॉर्मूले से लिखें तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन, यानी 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन को लिख सकते हैं n माइनस वन। 1 प्लस अल्फा n कितना हो गया, 2 में से 1 घटा दिए यानी 1 प्लस अल्फा हो गया। मान लो कोई बच्चा लिखना चाहता है CaCl2 के लिए I कितना होगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, फिर से 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन, 1 प्लस डेल्टा एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से 1 कम कर दो। तो CaCl2 को पानी में ऐड करोगे तो कितना पार्टिकल देगा, 3 पार्टिकल देगा, 1 कैल्शियम का, 2 क्लोरीन का, है ना। और यहाँ 3 डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से 1 कम। डेल्टा एन क्या होता है, n माइनस वन, जहां पे n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। CaCl2 में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 आया, 3 में से 1 घटा दो 2 हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया, ठीक है। तो और हम इसका एग्जांपल देखेंगे। अभी तक तुम क्या सीखे, A नाम का कोई सॉल्यूट था, उसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, वो n पार्टिकल्स में टूट गया। अगर n पार्टिकल्स में टूटा तो जितना पार्टिकल टूट कर आया और जितना पार्टिकल हम ऐड किए थे उसके रेशियो को हम I बोलते हैं। I का नाम होता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या यूज है इसका, क्यों इसको हम इंट्रोड्यूस किए हैं, थोड़ी देर में देखेंगे, है ना। फिलहाल I जो होता है वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, डिसोसिएट करने के बाद जो पार्टिकल आया उसको न्यूमरेटर में रखो और जो पार्टिकल तुम ऐड किए हो उसको डिनोमिनेटर में रखो। और ये जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो हमारा डिसोसिएशन के केस में I का फॉर्मूला आ गया I बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तुम रटे रहना, अब ये तुमको काम आएगा, ठीक है। इतना पहले नोट करो। तो थोड़ा सा I पे बात करते हैं बच्चों। I आखिरकार क्या है, I का नाम था वांट ऑफ फैक्टर, है ना। और ये होता क्या था, तो हमने लिखा था I बराबर फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल। मोल जो सॉल्यूशन में है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वो मोल जो हम ऐड किए हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, I, है ना, चाहे हम लिख सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द फैक्टर by which moles of solute changes in the solution, ठीक है, आफ्टर एडिशन। ऐड करने के बाद, सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद मोल ऑफ सॉल्यूट जिस फैक्टर से चेंज करता है उसी फैक्टर को हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब I बराबर क्या हो गया, n फाइनल डिवाइडेड बाय n इनिशियल। इनिशियल कौन सा है, ये एडेड मोल है,
फाइनल कौन सा है? वो मोल है जो ऐड करने के बाद डिसोसिएट होकर पार्टिकल का आया है। इसी को अगर डिटेल में लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन चाहे एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन भी होता है। अभी हम डिसोसिएशन का केस देख रहे हैं कि टूट रहा है। ये भी हो सकता है कि हमारे सॉल्यूट का 2-3 पार्टिकल आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर कोई दूसरा पार्टिकल बना लिया, तो ये एसोसिएशन का केस होगा। और दोनों ही केस में हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन, जो हम ऐड किए थे, है ना, यानी कि डिसोसिएशन एसोसिएशन के पहले। एक बात बताओ, वैसा सॉल्यूट जो ना ही डिसोसिएट करे ना ही एसोसिएट करे, क्या उसका क्वांटम फैक्टर 1 के बराबर होगा? क्योंकि जितना मोल ऐड किए हो उतना ही मोल ऐड होने के बाद भी होगा, क्योंकि ना ही वो डिसोसिएट कर रहा है ना ही वो एसोसिएट कर रहा है। तो अब तक जो हम केस देखे थे उन सब में क्वांटम फैक्टर 1 होता था। चीनी हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, जितना पढ़े थे, ग्लूकोज हो गया, इनको अगर हम वाटर में ऐड कर रहे थे तो ना ही डिसोसिएट कर रहा था ना ही एसोसिएट कर रहा था। तो इनका ऐड करने से पहले जो मोल था वही मोल ऐड करने के बाद भी था। ठीक है, तो ये एक्चुअल हमारा डेफिनेशन हो गया। इसी को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका होता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल क्या है, इनिशियल जो है एडेड मोल है, और फाइनल जो है वो तो फाइनल ही है। और क्या लिख सकते हैं, जो ऐड किए हैं उसे हम चाहें तो थियोरेटिकल मोल भी लिख सकते हैं, और जो सॉल्यूशन में आया उसे हम चाहे तो ऑब्जर्व मोल लिख सकते हैं, चाहे एक्सपेरिमेंटल मोल भी लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है सेम चीज बच्चों, मोल क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो किसी को भी अगर सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो उसका मास तो कंजर्व रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास, नीचे भी मास बाय मोलर मास, मास और मास कट जाएगा, और मोल हमारा मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इसको तुम मोलर मास में रिप्रेजेंट करोगे, ऊपर में आ जाएगा थियोरेटिकल मोलर मास और नीचे में आ जाएगा ऑब्जर्व्ड चाहे एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब ये क्या चीज है, मोलर मास कैसे चेंज कर रहा है? तो देखो हो क्या रहा है, जो तुम ऐड किए, जैसे सोडियम क्लोराइड को तुम ऐड किए, तो ऐड किए तो उसका मोलर मास था 58.5, तो वो हमारा थियोरेटिकल मोलर मास है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में गया, जब वो सॉल्यूशन में गया तो सॉल्यूशन में तो टूट गया बच्चों, तो टूट गया तो अब वहां पे तो NaCl नहीं है, वहां पे Na+ है और Cl- है। यूं बोलो कि हमारे सॉल्यूशन में Na+ और Cl- का मिक्सचर है, इन दो आयंस का मिक्सचर है। अगर इन दो आयंस का मिक्सचर है तो जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलर मास निकलेगा वो एक मिक्सचर का मोलर मास आएगा, और वो मिक्सचर का जो मोलर मास होगा एक तरह से एवरेज मोलर मास होगा, जो मोल कांस्टेंट में कहीं पढ़ा करते थे। तो ये हो गया थ्योरेटिकल मोलर मास, जो हमने ऐड किया, जिस सॉल्यूट को ऐड किया है उसका मोलर मास। और ये जो नीचे में देख रहे हो ऑब्जर्व चाहे एक्सपेरिमेंटल, ये उस सॉल्यूट के डिसोसिएट चाहे एसोसिएट होने के बाद जो पार्टिकल फॉर्म हुआ, उन पार्टिकल्स की वजह से नेट मोलर मास आया, है ना, ऑब्जर्व मोलर मास आया। ठीक है, तो कभी कभी रेयरली ही, लेकिन कभी कभी हो सकता है, इससे भी रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। ठीक है, हमारे काम का क्या है इसमें, तो अगर हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं इन फाइनल बराबर I टाइम्स इन इनिशियल चाहे एडेड। कहने का मतलब जो मोल तुम ऐड किए हो उस मोल में अगर तुम I से मल्टीप्लाई कर दो, जो मोल तुम ऐड किए हो उस मोल में अगर तुम I से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मोल आ जाएगा जो सॉल्यूशन में डिसोसिएशन के बाद है। ठीक है, और अब अगर तुम जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालोगे तो उस फॉर्मूले में जहां जहां मोल आता था वहां पे हम लोग जो सॉल्यूशन में मोल होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये वाला मोल इस्तेमाल नहीं करके ये वाला मोल इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में तो ये मोल है ना। एन फाइनल किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन चाहे एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद जो मोल है उस मोल को अगर तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस में इस्तेमाल करोगे तब सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में दिया क्या रहता है, सवाल में तो जो ऐड होता है सॉल्यूट वो दिया हुआ रहता है। तो जो सॉल्यूट ऐड हुआ उसको I से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे वो मोल सॉल्यूट का जो डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद है, और इसको हम अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसको और इलाबोरेट करते हैं, पहले ये इतना नोट करो। अब देखो बच्चों, तो हमारा I बराबर क्या आया था, I बराबर आया था 1 + अल्फा डेल्टा n, है ना, जहां पे डेल्टा n क्या है, डेल्टा n n-1 है, और n क्या था, n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑलरेडी बता दिए थे। n है हमारा जो सॉल्यूट है वो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है
सोल्यूशन में। ठीक है, तो मान लो अगर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले लें और उनके आई का वैल्यू अगर हम डायरेक्ट निकालें तो क्या हम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं? देखो तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रहा, यहाँ पे लिख रहे हैं आई का वैल्यू क्या है? आई बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक काम कर रहे हैं, यहाँ एक एन भी लिख देते हैं, एन का वैल्यू। जैसे मान लो अगर हम सोडियम क्लोराइड के लिए बात करें तो सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में कितना आयन है? 2 आयन, तो इनका वैल्यू हो गया 2। कैल्शियम क्लोराइड के लिए बात करें तो इसके एक मॉलिक्यूल में 3 आयन है, तो यहाँ हो जाएगा 3। AlCl3 के लिए बात करें तो 3 क्लोराइड 1 एल्यूमिनियम, एन का वैल्यू हो जाएगा 4। अगर हम Al2SO4 के लिए बात करें तो 3 सल्फेट आयन और 2 एल्यूमिनियम आयन, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। K4FeCN6 के लिए बात करें तो 4 पोटेशियम आयन और ये पूरा का पूरा एन आयन है। वाटर में कोऑर्डिनेशन स्पेयर नहीं टूटता है, ये तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो 4 पोटेशियम आयन और ये पूरा का पूरा एन आयन, तो 4 और 1 5 हो गया। अगर हम लिखे K3FeCN6 तो 3 और ये पूरा का पूरा 1, 3 और 1 4 हो गया। अगर हम लिखे KNO3 तो 1 पोटेशियम और 1 नाइट्रेट आयन, तो फिर से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी तुमको पता है कि आयंस का संख्या कितना होता है। आई बराबर क्या होगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है बच्चों? डेल्टा एन है n-1, यानी जितना नंबर ऑफ पार्टिकल आया उससे 1 कम। तो 2 पार्टिकल आया, 2 में से 1 घटा दो तो 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? आई का वैल्यू 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन का वैल्यू 1 आया। ये कितना होगा बच्चे? तो एन का वैल्यू कितना है? 3। 3 में से 1 घटाओ, 2 आया, डेल्टा एन का वैल्यू 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। 4 है, टोटल आयन इसमें 4 है, तो ये कितना होगा? 1 प्लस 3 अल्फा। 5 है, तो ये तुमको डायरेक्ट तुरंत में करना आना चाहिए, तब जाकर न्यूमेरिकल पे कमांड आएगा। कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है तुमको, ठीक है, कोई भी सॉल्ट दिया है, तुरंत उसका आई लिख दो, 1 प्लस जितना पार्टिकल है उससे 1 कम करो और उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करो। इसमें कितना होगा? 5 आयन है, तो ये भी तुम लिखोगे 1 प्लस 4 अल्फा। यहाँ 4 है तो लिखोगे 1 प्लस 3 अल्फा। यहाँ 2 है तो लिखोगे फिर से 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब एक बात बताओ, आई का वैल्यू अगर अल्फा 1 है तब क्या होगा? तो अल्फा अगर 1 है तो चेक करो, तो अल्फा अगर 1 है, अल्फा 1 का मतलब 100% टूट गया, तो 100% टूटेगा तो जितना आयंस है वही आयंस हमको सीधे मिल जाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड 100% टूटा तो एक मॉलिक्यूल के टूटने से 2 आयन मिलेगा। CaCl2 100% टूटा तो एक मॉलिक्यूल के टूटने से 3 आयन मिलेगा। AlCl3 100% टूटा तो एक मॉलिक्यूल के टूटने से 4 आयन मिलेगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अल्फा का वैल्यू 1 पुट करो, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 5 5 4 2। जो एन का वैल्यू था वही सेम आ गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर 100% डिसोसिएशन होगा, ध्यान देना ये पूरा टेबल हम डिसोसिएशन के केस के लिए बना रहे हैं, एसोसिएशन के केस के लिए नहीं बना रहे हैं। कहने का मतलब सवाल में कोई भी सॉल्ट दे दिया, तुम आई का वैल्यू तुरंत लिख दोगे, आराम से लिख दोगे, बिना हिचकिचाए हुए लिख दोगे। ठीक है, चलो नोट करो यहां तक। तो ये हुआ केस बच्चों डिसोसिएशन का। अब मेरा सवाल है कि मान लो सॉल्यूट को तुम पानी में ऐड किए और उसका एसोसिएशन हो गया, तो नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सारा सेम प्रोसीजर है, फॉलो करेंगे हम उसी को। इन केस ऑफ एसोसिएशन, और ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो मान लो ए को तुम सॉल्वेंट में ऐड किए और ए का एन पार्टिकल्स इस बार एसोसिएट होकर बी बनाया, ए का एन पार्टिकल जुड़कर आपस में बी बनाया। कैसे होता क्या है? मान लो NO2 को तुम पानी में डालोगे ना, तो NO2 जो है डाइमराइज कर जाता है और डाइमराइज करके N2O4 बनाता है। CH3COH, इसको अगर पानी में डालोगे तो देखो ऐसे होता है, CH3C ये हुआ, और इसी का एक दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो क्या नोटिस किया हमने? तो CH3COH का मान लो हमने 10 मॉलिक्यूल ऐड किया, 10, तो 10 में से हर 2 जो है पेयर में ऐसे पार्टिकल बना लेगा। तो अगर तुम 10 CH3COH ऐड किए हो तो ऐसा ऐसा कितना पेयर बनेगा? 5 बनेगा, आधा बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 CH3COH मिलकर है ना CH3COOH होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, मान लो ए का एन पार्टिकल मिलके AN बना दिया, तो ये एसोसिएशन का केस हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का एन पार्टिकल मिलकर, ये जो AN है इसी को हम पी मान लिया है,
तो ए का n पार्टिकल मिलकर अगर बी नाम का कोई पार्टिकल बनाता है ना, तो उस केस में हमारा फाइनल मोल कितना आएगा ऐड होने के बाद। सारा भाई काम करो, इनिशियल कितना ले लें, ए मोल, ये 0, फाइनल कितना हो जाएगा बच्चे, तो ए में से ए अल्फा तोड़ो, यहाँ पे अल्फा क्या है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले था, ये एसोसिएशन का केस है। तो ए अल्फा टूटेगा तो ये कितना आएगा, ए अल्फा बाई एन आएगा, क्योंकि एन से 1 बना तो ए अल्फा से ए अल्फा बाई एन बनेगा। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, एन फाइनल कितना हो गया, ऐड कर दीजिए इसको, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन, और इनिशियल कितना था, इनिशियल था ए मोल, तो आई कितना हो जाएगा, आई बराबर क्या आता है, एन फाइनल डिवाइडेड बाई एन इनिशियल। तो यहां से लिखोगे तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन डिवाइडेड बाई ए, रिजल्ट आ गया 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बाई एन। ठीक है, आई निकल के चला आया, आई कितना आया, आई बराबर, है ना, ध्यान से देखो, आई बराबर 1, और इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 प्लस अल्फा, ब्रैकेट में आएगा 1 बाई एन माइनस 1, 1 बाई एन माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 बाई एन माइनस 1 आ गया, पुराने वाले केस में क्या आया था, एन माइनस 1 आया था। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, दोनों साइड एन से डिवाइड कर दो, तो अगर दोनों साइड एन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए से एन बाई एन 1, और यहाँ पे एन से डिवाइड किया तो 1 बाई एन टाइम्स बी हो गया, और यहाँ डेल्टा एन निकालोगे तो 1 बाई एन माइनस 1 आ गया। कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा एन, आई बराबर। ठीक है, जहां पे डेल्टा एन क्या है, एसोसिएशन के केस में डेल्टा एन क्या है, वही सेम है जो डिसोसिएशन में था, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट में से रिएक्टेंट का कोफिशिएंट घटा दो, बशर्ते कि रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 हो। कहने का मतलब अगर तुम केवल यही फॉर्मूला याद करते हो, आई बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन, डिसोसिएशन में भी और एसोसिएशन में भी, तो डेल्टा एन निकालने का क्या तरीका होगा, तो डेल्टा एन निकालने का तरीका हो गया, है ना, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, पहले रिएक्शन लिख लेना इस तरह से, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चाहे रिएक्टेंट को कोफिशिएंट को पहले 1 कर देना और सीधे सीधे प्रोडक्ट के कोफिशिएंट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देना, चाहे लैंग्वेज में कैसे याद करोगे, डिसोसिएशन में क्या था n माइनस 1, और एसोसिएशन में क्या है 1 बाई एन माइनस 1। ठीक है, 1 बाई एन माइनस 1, जहां पे n क्या है, डिसोसिएशन में n पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ, और एसोसिएशन में n पार्टिकल एसोसिएट होकर भी बनाया। ठीक है, इतना नोट करो, इसको हम जल्दी में करना सिखाते हैं, इतना नोट करो पहले। देखो बच्चों, आई बराबर क्या है, एसोसिएशन के केस में 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन, जहां पे डेल्टा एन का वैल्यू क्या है 1 बाई एन माइनस 1। तो मान लो कोई मॉलिक्यूल डाइमराइज कर गया, ए का 2 मॉलिक्यूल मिलके A2 बना दिया, तो यहां पे आई क्या होगा, आई बराबर 1, देखो तो क्या होगा, डेल्टा एन 1 बाई एन माइनस 1, और एन कितना है 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो एन का वैल्यू 2 रखोगे। ये डिसोसिएशन का केस नहीं है, एसोसिएशन का है। डिसोसिएशन वाले फॉर्मूले के बारे में सोचो ही मत अभी, ये अलग केस है, एसोसिएशन है। एसोसिएशन में एन नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट करता है, जैसे यहाँ पे 2 पार्टिकल एसोसिएट किया तो एन का वैल्यू 2 होगा, तो यहां से 1 बाई 2 माइनस 1, देखो तो कितना आ गया माइनस हाफ, यानी आई का वैल्यू कितना 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, चलो मान लो ए का 3 मॉलिक्यूल ट्राइमेराइज कर गया, तो आई बराबर क्या होगा 1, ध्यान दो 3 मॉलिक्यूल, तो 1 बाई 3 माइनस 1, 1 बाई 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बाई 3 आएगा, तो आई बराबर हो गया 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। तीसरा, अगर ए का 4 मॉलिक्यूल टेट्रामेराइज कर जाएगा, तो आई बराबर क्या आएगा, सेम वही चीज, 1/4 माइनस 1, यानी 1 माइनस 3 अल्फा बाई 4। सिमिलरली अगर, है ना, 5 मॉलिक्यूल ए का पेंटामेराइज कर जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा 1 माइनस 4 अल्फा 5। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो इस पे अच्छे से। मान लो CH3COOH अगर डाइमराइज करके ये बना दिया, तो आई कितना होगा बच्चों, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। मान लो CH3COH टूट कर दे दिया CH3CO माइनस और H प्लस, तब आई कितना हो जाएगा बताओ, तो ये डिसोसिएशन का केस हो गया। CH3COH 2 आयन में डिसोसिएट कर रहा है, तो 2 आयन में डिसोसिएट करेगा, तो ये पुराना केस हो गया डिसोसिएशन का। उसमें क्या था 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन, और डेल्टा एन था n माइनस 1,
तो 2 आयन में टूटा, एक कम करो 1, यानी 1 प्लस अल्फा हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। CH3COH डाइमराइज भी करता है और CH3COH डिसोसिएट भी करता है। सवाल उठता है कि कब तुमको पता चलेगा कि डिसोसिएट करेगा, कब पता चलेगा एसोसिएट करेगा, तो तुमको सवाल में दिया रहेगा। वैसे जानकारी के लिए बता देते हैं, जो एसोसिएशन होता है ना, वो नॉर्मली नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। बेंजीन में डालोगे तो एसोसिएशन हो जाएगा, लेकिन अगर वाटर में डालोगे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, वाटर में डालोगे तो डिसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन नहीं बल्कि डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब बार बार इससे प्रैक्टिस करो, है ना। एक ये डायरेक्ट तुमको लिखना आना चाहिए और एक डिसोसिएशन में जो टेबल बनाए थे वो भी तुमको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अगर उन दोनों पे कमांड हो गया तो जो हम क्लास अभी करा रहे हैं और इसके बाद जो कराएंगे उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पुराने फॉर्मूलों में और आज के फॉर्मूला में बस इसी आई का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो तुमको आई निकालना तो आ गया, आई निकालना अच्छे से आ गया, एकदम वीडियो पॉज करो, है ना, अच्छे से कमांड करो आई को निकालने पे। कोई भी आयन दे दे तुमको आई एकदम चुटकी में 10 सेकंड के अंदर में निकालना आना चाहिए। उस पर अगर कमांड हो गया तो आगे जो भी पढ़ोगे उसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इतना नोट करो। अब देखो बच्चों, हेडिंग दो, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होता है? सेम यही चीज होता है। अगर किसी सॉल्यूट को तुम ऐड करते हो सॉल्यूशन में, ठीक है, तो अपने पार्टिकल्स में टूट जाता है, चाहे एसोसिएट कर जाता है, और इस वजह से जो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है वो जो एक्सपेक्ट जो हम करते हैं वो नहीं आता है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलग आ जाता है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो जो ऐड किए थे उसके बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट एसोसिएट कर गया तो वैल्यू तो कुछ और आएगा। तो ये वैल्यू जो कुछ और आता है इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो हम लिख सकते हैं व्हेन सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्वेंट undergoes association or dissociation, then colligative properties observed are called abnormal कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या क्या होगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? पहले पुराना वाला हम लिखते हैं, नॉर्मल वाला पहले लिखते हैं। पुराने वाले को हम बोलते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो RLBP क्या था? P0 माइनस P अपॉन P0, और ये बराबर था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा पुराना फॉर्मूला है। लेकिन तुम क्या नोटिस किए? एसोसिएशन डिसोसिएशन में जो फाइनल मोल होता है वो तो एडेड मोल का, जो हम ऐड किए हैं, चाहे जो सॉल्यूट का मोल है उसका आई टाइम्स होता है। अभी तुरंत हमने देखा था। तो जो सॉल्यूट तुम ऐड किए हो उसी को तुम इस्तेमाल करो। तुम इस पे ध्यान मत दो कि सॉल्यूशन में जाके कितना हो गया। तुमने जो सॉल्यूट ऐड किया है उसी को लिखो, लेकिन उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आई से मल्टीप्लाई करोगे वो फाइनल के बराबर आ जाएगा, और फाइनल के बराबर आ गया तो तुमको एक्चुअल वैल्यू RLBP का मिल जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसी में? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या था? P0 माइनस P अपॉन P था। इसको भी अगर करेक्ट करना है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में, तो बताओ कहां पे आई से मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये जो सॉल्यूट है इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब जो पुराना फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़े थे 4, पिछला क्लास उसका पिछला क्लास में, एसोसिएशन डिसोसिएशन में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट हमारा डिसोसिएट चाहे एसोसिएट कर गया है। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद जो सॉल्यूट का मोल है सॉल्यूशन में, हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए या तो डायरेक्ट फाइनल यहाँ पे लिख दो, लेकिन फाइनल कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो जो इनिशियल था उसी में आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और भी था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा कौन सा था? डेल्टा TF। ये किसके बराबर था? KF इंटू मोलैलिटी। अब सोचो बच्चों, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और हम क्या बोल रहे हैं कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट है उसमें आई से मल्टीप्लाई करो। तो इसको तुम क्या लिखोगे?
ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ चाहे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये है वो मोलैलिटी जो तुम ऐड किए हो और उसमें आई से गुना हो गया। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे आई लगा दो और यहाँ मोलैलिटी लिखो। और ये कौन सा मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी किसके रेस्पेक्ट में है, तो जो तुम ऐड किए हो उसके रेस्पेक्ट में है। ये पुराना वाला मोलैलिटी है, ये इनिशियल मोलैलिटी है। तो इनिशियल मोलैलिटी में अगर तुम आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल मोलैलिटी आ जाएगा। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ टाइम्स फाइनल मोलैलिटी, है ना। और फाइनल मोलैलिटी क्या हो जाएगा, आई टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का। और क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीबी बराबर, तो डेल्टा टीबी क्या था, केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। केबी इंटू मोलैलिटी, ये कौन सा मोलैलिटी है, वो जो हम ऐड किए हैं और उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से फाइनल आ जाएगा। तुम बोलोगे इसमें भी आपने ऐसे क्यों नहीं किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में सीधे आई से गुना कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर भी आई है नीचे भी आई है ना, और यहां पे आई नहीं है। सॉल्यूट में जब आई से गुना कर रहे हैं तो पूरे एक्सप्रेशन जो है वो आई टाइम्स नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूट में आई से गुना कर दें तो मोलैलिटी भी आई टाइम्स हो रहा है। सॉल्यूट के मोल में आई से गुना करने पे मोल फ्रैक्शन जो है आई टाइम्स नहीं होता है, इसलिए हम इसमें ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोलैलिटी में आई से गुना करोगे तो तुम्हारा फाइनल मोलैलिटी आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आएगा। सिमिलरली नंबर 4 पाई बराबर क्या था, CRT। सी क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूट में आई से गुना है तो एक काम करते हैं यही हम आई से गुना करते हैं और ये पुराना वाला कंसेंट्रेशन इस्तेमाल कर देंगे जो हम ऐड किए हैं, ठीक है। तो निचोड़ ये है, अब तक जितना तुम पढ़े उसका निचोड़ क्या है। फाइनली तुम क्या दिमाग में रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले तो तुमको आई निकालना आना चाहिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन से, ठीक है, जहां पर डेल्टा एन बराबर n-1 है डिसोसिएशन के केस में, और एसोसिएशन के केस में 1/n-1 है, ठीक। और दूसरा ये 4 फॉर्मूला याद करो, RLVP बराबर आई मोल ऑफ सॉल्यूट बाई आई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और बाकी तीनों में सीधे आई से मल्टीप्लाई कर दो। ये इतना रखोगे आगे तुम्हारा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो। तो देखो बच्चों, अगर मान लो तुमको कोई बोला कि NaNO3 के लिए चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लिखो, तो जैसे हम NaNO3 को देखें, हमको ये इलेक्ट्रोलाइट दिखा, ये वाटर में जाएगा, मान लो सॉल्वेंट वाटर है, वाटर में जाएगा तो 2 आयन में टूटेगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 2, तो आई बराबर क्या आएगा 1 प्लस अल्फा आएगा, 2 में से 1 कम कर दिए। अगर तुमको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोला तो RLVP क्या लिखेंगे अब हम, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, चाहे 1 प्लस अल्फा तो आई है ही ना, तो तुमको तो पता ही है कि हम कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करेंगे। नीचे में क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे आई का वैल्यू ये पुट कर दोगे, नहीं तो इससे आई निकालोगे और जो आई निकल कर आया उसका वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा तो, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो उसका वैल्यू यहाँ पुट करके आई निकाल लो, आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सारा वैल्यू पुट करो, तुम्हारा RLVP आ जाएगा। और क्या रिलेशन होगा, डेल्टा TF बराबर आई टाइम्स KF इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TB बराबर आई टाइम्स KB इंटू मोलैलिटी, और पाई बराबर आई टाइम्स CRT। इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। मान लो दिया हुआ है CH3COH इन बेंजीन, और हमको पता भी है और सवाल में मेंशन भी करेगा कि एसोसिएशन हो रहा है, लेकिन तुमको ये याद रखना होगा कि CH3COH का डाइमराइजेशन होता है। तो डाइमराइजेशन हो रहा है तो एसोसिएशन के केस में आई बराबर क्या था 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन, है ना, वैसे रटा हुआ है हमारा। डाइमराइजेशन के केस में 1 माइनस अल्फा बाई 2 आता था, डायरेक्ट इसको रट लो। कैसे लाए थे, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा एन था 1/n-1, एन का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो क्योंकि डाइमराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ 2 पुट कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो बस यही एक एक्स्ट्रा है, ये निकालने के बाद बाकी सारी बातें वही है। डेल्टा TF बराबर आई टाइम्स KFM, डेल्टा TB बराबर आई टाइम्स KBM, पाई बराबर आई टाइम्स CRT, और RLVP बराबर P0 माइनस P अपॉन P0 आई टाइम्स मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला बस एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है।
तो आई पे कमांड होना चाहिए, आपको आई निकालना आना चाहिए, चाहे वो एसोसिएशन का केस हो चाहे वो डिसोसिएशन का केस हो। एक और याद रखना, फिनॉल जो होता है, फिनॉल पढ़े होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसे बोलते हैं फिनॉल। अगर फिनॉल को भी तुम बेंजीन में डाल दो तो इसका भी डाइमराइजेशन होता है ना, याद रखना। डाइमराइजेशन होगा तो यहाँ भी आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इधर नोट करो, देखते हैं कुछ इसका न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, फर्स्ट में कह रहा है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजोइक एसिड सॉल्यूट है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है एक तरह का, और बेंजीन में घोले हो तो डाइमराइज करेगा। अभी जस्ट बताया है, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62, डेल्टा टीएफ दे दिया, केएफ बेंजीन का दे दिया, और कह रहा है परसेंटेज एसोसिएशन, देखो मेंशन कर दिया एसोसिएशन है, लेकिन डाइमराइजेशन बोला नहीं। ये हमको पहले से पता रहना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो वो डाइमराइज करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि डाइमराइज करता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेल्टा टीएफ बराबर आई टाइप्स केएफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ दिया है 1.62, आई इंटू केएफ कितना है 1.62, और मोलैलिटी बच्चों, तो मोलैलिटी क्या होगा, मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 25 ग्राम, तो यहां हम लिखेंगे 25 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 2 को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, C6H5, और यहाँ एक हाइड्रोजन है तो C6H6 है ना 78, और CO2 का 44, कितना आ जाएगा 122। यहाँ हमने डिवाइड कर दिया 122 से। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ से आई निकल के चला आएगा। क्या नोटिस कर रहे हैं हम, 1.62, एक गड़बड़ की है, केएफ का वैल्यू 1.62 नहीं है, केएफ का वैल्यू है 4.9, तो यहाँ में दे दिया 4.9। यहाँ से सॉल्व करके आप चाहो तो आई निकाल सकते हो, 10⁻³ इंटू 122 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और ये 4.9। ठीक है, यहां से तुम सॉल्व करके निकाल दिया है मान लो, लेकिन हमसे आई नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई निकल चुका, आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2, आई आपको पता है, आई का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अल्फा जो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए ये जब तुम निकालोगे तो इसका वैल्यू तुम्हारा आना चाहिए 0.992 के बराबर। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 99.2% हो गया। ठीक है, नोट कर लो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि 1.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। 1.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक बताए थे, आइसोटोनिक वैसा सोल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ये आइसोटोनिक है, 7.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इसके। तो अगर ये दोनों आइसोटोनिक है तो हम लिखेंगे π1 बराबर π2, लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट करेगा। ग्लूकोज हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये डिसोसिएट नहीं करेगा। तो जब तुम सोडियम क्लोराइड के लिए, मान लो सोडियम क्लोराइड का π1 है और इसका π2 है, सोडियम क्लोराइड के लिए π1 लिखोगे तो क्या आएगा I1 C1RT1, लेकिन जब ग्लूकोज के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा C2RT2, है ना, इसमें I से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो I इंटू C कंसंट्रेशन पिछले क्लास में सिखाए थे। सोडियम क्लोराइड कितना है 1.2% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 100 ml में 1.2 ग्राम, 100 ml में 1.2 ग्राम, तो कंसंट्रेशन कितना होगा 1.2 डिवाइडेड बाई 58.5 अपॉन 100 इंटू 10⁻³ कहीं भी सवाल में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो सेम लेकर चलेंगे। तो RT से RT निपट गया, इज इक्वल टू C2 बचा, और ये किसका कंसंट्रेशन है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का कितना ग्राम 7.2 ग्राम, तो मोल कितना हो जाएगा 7.2 बाई 180, कितने में 100 ml में, तो 100 इंटू 10⁻³ यहां से सॉल्व करोगे तो आई निकल के चला आएगा। आपका आई आना चाहिए 1.95 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करना है, ये 1.95 के बराबर आना चाहिए आई। नीचे वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा, सीधे ये जो है दूसरे साइड भेज देना, डिवीजन में चला जाएगा। अब देखो ये आई किसका निकला, सोडियम क्लोराइड का, और हमसे बोल रहा है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बताइए। तो सोडियम क्लोराइड के लिए आई बराबर क्या होगा 1 प्लस अल्फा, क्योंकि 2 आयन है,
आई बराबर 1 प्लस अल्फा, और आपने आई निकाला है 1.95, तो अल्फा कितना आ जाएगा 0.95। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन पूछता है तो इसको 100 से गुना कर देते हैं, 95% हो जाता है। ठीक है, नोट करो। देखा जाए बच्चों, कुछ और सवाल। फर्स्ट में कह रहा है कि डेसी मोलर सोल्यूशन है। डेसी मोलर का मतलब क्या? मोलरिटी चाहे कंसंट्रेशन 1/10 मोलर आ गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो याद कर लो, K4Fe6 होता है। पोटेशियम फेरीसाइनाइड होता तो K3 हो जाता। ठीक है, तो ये हुआ। इसके लिए आई क्या लिखोगे? पहले n बताओ कितना है, तो 4, और ये पूरा एक आयन काउंट किए थे 5 के बराबर, यानी आई बराबर हो जाएगा 1 + 4 अल्फा। ठीक है, कह रहा है 50% डिसोसिएटेड है। 50% डिसोसिएटेड का मतलब अल्फा का वैल्यू 0.5, अल्फा का वैल्यू 0.5 पुट कर दो, 4 × 0.5, आई हो गया 3 के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। बस खत्म हो गया सवाल। पाई बराबर आई टाइम्स CRT, आई का वैल्यू आ गया 3, कंसंट्रेशन है 1/10, आर का वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। ठीक है, तो यहां से सॉल्व होके एटीएम में आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल में दिया है, इसी को पास्कल बोलते हैं। तो एटीएम को पास्कल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ से। एग्जैक्ट में करना है तो 1.01325 × 10⁵ से, जो कि लगभग 10⁵ के ही बराबर होता है। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। अगला देखते हैं। अगला में कर रहा है स्टोरेज बैटरी कॉन्टेंस ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 38% बाई वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में इन 100 ग्राम सोल्यूशन 38 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट, मौजूद है। कह रहा है कि व्हाट विल बी दी वांट ऑफ फैक्टर इफ डेल्टा टीएफ एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, आई टाइम्स केएफ इंटू मोलैलिटी होगा। ठीक है, और आई आपसे पूछ रहा है, तो डेल्टा टीएफ कितना दिया है 29.08, लिख दो 29.08, आई इंटू केएफ कितना है 1.86, है ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा यूनिट। और मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है 38 ग्राम H2SO4, तो इसका मोल हो जाएगा 38/98, मोल आ गया। डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 38 ग्राम सॉल्यूट है, तो रेस्ट हमारा सॉल्वेंट होगा। 100 में से 38 अगर माइनस करोगे तो 62 आ जाएगा। 62 ग्राम सॉल्वेंट है इंटू 10⁻⁻3, यहां से सॉल्व करोगे तो आई आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट में कर रहा है कंपाउंड इन 100 ग्राम बेंजीन लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.28 डिग्री सी। कोई एक कंपाउंड है, उसको 100 ग्राम बेंजीन में डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट 1.28 से घट गया। आगे कर रहा है कि बट सेम मास इन होगा, सेम मास इन 100 ग्राम वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.4। जब पानी में उसी मास को डालते हैं तो 1.4 का कमी आता है। इफ सब्सटेंस हैज नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इन बेंजीन, बेंजीन में नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मतलब यह हुआ कि बेंजीन में ना ही उसका एसोसिएशन हुआ है ना ही डिसोसिएशन, बट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, वाटर में पूरी तरह से आयोनाइज कर गया। 100% आयोनाइजेशन का मतलब अल्फा का वैल्यू 1, और अल्फा का वैल्यू जब 1 होता है तो आई एन के बराबर होता है, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट इनटू हाउ मेनी आयंस डज इट डिसोसिएट इनटू वाटर, वही पूछ रहा है, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बेंजीन में क्या लिखोगे, बस दोनों का फॉर्मूला लिख के एक दूसरे से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। बेंजीन बराबर डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ कितना है तो 1.28, केएफ कितना है बेंजीन का 5.12, लिख दो 5.12 इंटू मोलैलिटी। तो बोल रहा है सेम मास दोनों में डिसॉल्व किया, तो मास अगर सॉल्यूट का सेम है तो मोल भी सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं n/100 इंटू 10⁻³ 100 ग्राम में डिसॉल्व किया था। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर वाटर के लिए लिखोगे तो वाटर में ये पूरी तरह से आयोनाइज कर रहा है, तो डेल्टा टी बराबर आई टाइम्स केएफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी कितना है वाटर में 1.4, क्योंकि 100% आयोनाइज कर गया तो आई का वैल्यू एन के बराबर होगा, जहां पे एन है नंबर ऑफ आयंस, केएफ कितना 1.86, और मोलैलिटी सेम मास है तो मोल भी सेम होगा और 100 ग्राम में डिसॉल्व किया हो।
इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा n निकल के चला आएगा। डिवाइड कर दो, 1.28 बाई 1.4 इज इक्वल टू 5.12 डिवाइडेड बाई n इंटू 1.86। यहाँ से सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। हो गया, कर लो। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगले क्लास में भी हम इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे जो थोड़ा है ना अच्छे लेवल का होगा। ये सब बिल्कुल फॉर्मूला डिपेंडेंट आसान सवाल आ गया। शीट में भी इसी पे बेस्ट सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना सवाल है उसको आप लोग कर लेना, है ना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, है ना। और अगला क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।